नम्रता प्रशांत और रिया के ट्रेन वाला प्रेम प्रसंग के विषय में तीसा को बताती है। वह तीसा से कहती है कि रिया दीदी को किसी तरह प्रशांत से बात करवानी है, फिर दोनों मिल सकते हैं और यह उनके लिए अच्छा होगा। तीसा कहती है कि यदि ऐसी बात है तो हमें किसी भी तरह से इन दोनों को बातें करवानी ही पड़ेगी। पर कैसे करवाएं बात? नम्रता कहती है रिया दीदी प्रशांत से पहले भी बात कर चुकी है, तो जरूर उसके मोबाइल में प्रशांत का नंबर होगा। हमें उसके मोबाइल से प्रशांत का नंबर ढूंढना होगा। हाँ, तो उस नंबर से भला तुझे क्या करना है? बात तो उसको करनी है ना। जब वही बात नहीं करना चाहती है तो हम लोग कैसे करवाएं बात? तीसा मुंह बनाती हुई नम्रता से कहती है हाँ, पर वो बात करने से रही। हम लोगों को ही कुछ करना है तीसा दीदी, कुछ ऐसा कि इसकी बात प्रशांत से हो ही जाए। तीसा कहती है पर क्या और कैसे? नम्रता ने अपने गाल पर उंगली घुमाते हुए कहा मैं अपना दिमाग लगाती हूँ। नम्रता रिया के कमरे में उसका मोबाइल उठा कर ले आती है और उसमें से प्रशांत का नंबर ढूंढती है और थोड़ी देर तक नंबर को देखने के बाद फिर रिया के पास जाकर कहती है शायद स्नेहा दीदी का मिस कॉल आया था। रिया अपने काम में व्यस्त नम्रता के हाथ से मोबाइल खींचते हुए नॉर्मल आवाज में कहा ठीक है, दे मोबाइल, मैं बात करती हूँ। नम्रता मोबाइल को अपने तरफ खींचते हुए कहती है हाँ रुकिए, मैं वापस लगा कर देती हूँ। कहकर नम्रता प्रशांत के नंबर पे फोन लगाकर मोबाइल रिया के हाथ में पकड़ा देती है और खुद वहां से अंदर की ओर चली जाती है। रिया अपने हाथ में मोबाइल लेकर झट से कान के पास चिपका घंटे बजने का इंतजार करती है, पर प्रशांत के पास घंटी नहीं जाती है। फिर रिया मोबाइल को चेक करती है। चेक करने के बाद रिया जोर से चिल्लाती है नम्रता नम्रता हाँ दीदी कहते हुए बाहर आती है। स्नेहा का मिस कॉल था, तूने कहीं और लगा दिया है, इस नंबर से कॉल नहीं आया है, देख इधर। हाँ, एक बार तो बात हुई भी थी मेरी स्नेहा दीदी से, पर दोबारा फिर से उन्हीं का मिस कॉल था। मैं उसी नंबर पर लगा रही थी, पर गलती से दूसरे पे लग गया होगा। अच्छा चलो कोई बात नहीं, कहकर रिया अपना काम सिलाई करने लगती है। सिलाई करते करते उसके दिमाग में यह बात आता है कि प्रशांत के पास नम्रता तो गलती से लगा दी थी, परंतु घंटी क्यों नहीं गई? यह बात रिया को बेचैन करने लगा था। वह घबरा कर फिर से प्रशांत को कॉल करके जानना चाहती थी कि आखिर प्रशांत के मोबाइल पर घंटी क्यों नहीं जा रही है। पर फिर वही बात कि घंटी नहीं जा रहा था, वह स्विच ऑफ बता रहा था। रिया अब परेशान होने लगी थी और प्रशांत को कॉल पे कॉल किए जा रही थी, पर कोई लाभ नहीं। हर बार प्रशांत का मोबाइल स्विच ऑफ ही बता रहा था। प्रशांत का मोबाइल बंद रहने से रिया का मन दुखी हो गया था। वह सोचने लगी थी शायद मैंने बहुत देर कर दिया उससे बात करने में, मुझे पहले ही उसके पास फोन कर लेना चाहिए था। जाने क्या हुआ होगा, आखिर उसका मोबाइल बंद होने का क्या कारण होगा? वह सोच में पड़ जाती है। अब रिया को किसी काम में मन नहीं लगता था। वह अब हर रोज प्रशांत को कॉल करती थी। इसी तरह 10 दिन बीत गया था, पर प्रशांत से बात नहीं हो पाया था। प्रशांत के मोबाइल बंद से रिया बहुत निराश हो गई थी। रिया के पास अब बचा था तो बस भरोसा। उसे भरोसा था कि एक न एक दिन फोन लग जाएगा और प्रशांत से उसकी बातें हो जाएगी। एक दिन सुबह 10 बजे रिया अपने बेटे मयंक को स्कूल जाने के लिए तैयार कर रही थी। मयंक को स्कूल ड्रेस पहना कर उसके कंधे पर स्कूल बैग टांग रही थी कि नम्रता जोर से चिल्लाई और मयंक की तरफ दौड़ कर मयंक के कंधे से बैग उतार कर फेंकते हुए कहा देखो मयंक के बैग में कितना बड़ा छिपकली है, आपने इसे देखा नहीं? क्या हो गया है आजकल आपको? आप मयंक के प्रति इतनी लापरवाह क्यों हो रही हैं? आप आजकल बहुत उदास क्यों रहती हैं दीदी? रिया नम्रता को कोई जवाब दिए बिना मयंक का स्कूल बैग उठाकर मयंक को स्कूल वैन में छोड़ने बाहर चली जाती है। इधर तीसा और नम्रता रिया को इस तरह से उदास देखकर परेशान रहती हैं। नम्रता तीसा से कहती हमने रिया दीदी को बेकार में प्रशांत से बात करवाने की कोशिश की। इस कोशिश ने तो हमें और भी परेशानी में डाल दिया है। रिया दीदी उसी दिन से उदास रहने लगी है। आखिर ऐसी क्या बात हुई होगी दोनों में कि दीदी इतनी चुप चुप सी रहने लगी है? रिया और तीसा इस बात से अनजान थी कि प्रशांत के पास गया ही नहीं है।
तीसा कहती है, क्यों ना हम पूछ लें दीदी से। हाँ, पर वह बताती कहाँ है? मैंने अभी पूछा तो वह कहाँ कुछ बोली। तीसा थोड़ा गुस्सा दिखाते हुए, आने दो उसे, अभी पूछते हैं और उसे बताना ही होगा। इतनी में रिया घर के अंदर आते ही कपड़े सिलने मशीन के पास रखी टेबल पर बैठ जाती है। उसके पीछे पीछे तीसा और नम्रता भी अंदर चली जाती हैं और उसके पास खड़ी होकर दोनों एक साथ कहती हैं, दीदी छोड़ो, हम लोग कपड़े सिलाई कर देंगे, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, शायद आपकी तबीयत ठीक नहीं है। रिया काम में व्यस्त सिर को नीचे झुकाए हुए कहती है, मैं ठीक हूं, मुझे क्या हुआ है? नम्रता रिया की तरफ देखते हुए कहती है, दीदी कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, जब हमें अपना समझती हो तो। तीसा कहती है, कहीं हमसे कोई भूल तो नहीं हुई? यदि कोई गलती भी हुई है तो बता दो। तीसा की बात सुनकर रिया तुरंत बोल उठती है, अरे नहीं, तुम लोग से क्या गलती होगी? तुम लोग तो मेरे अपने हो, तुम लोग भला क्या गलती कर सकती हो, वो भी मेरे लिए। तीसा कहती है, अगर हम अपने होते तो अपना खामोशी का कारण हमें जरूर बताते। हमें नहीं लगता कि अब आप हम पर भरोसा भी करती हैं। रिया टेबल से उठकर तीसा के करीब आकर उसे अपनी खामोशी का कारण बताती है कि प्रशांत का नंबर नहीं लगना ही मेरी खामोशी है। वह एक अच्छा इंसान है, वह हमारी ही तरह परेशानियों से जूझ रहा है। उसकी जिंदगी भी एक दर्द भरा कहानी है, उसकी दर्द को भी समझने वाला कोई नहीं है। वह मुझसे बात करना चाहता था, पर मैं थी कि उससे बात करना जरूरी ही नहीं समझती थी। पर अब जब मोबाइल नहीं लग रहा है तब मुझे उसकी दर्द का एहसास हुआ। नम्रता कहती है, दीदी ऐसा जरूरी नहीं कि कुछ दिन फोन नहीं लगने से अब बात ही नहीं हो पाएगी। हो सकता है वह कोई जरूरी काम में फंसा हो, इसलिए उसका मोबाइल बंद हो और कुछ दिनों के बाद फिर से नंबर चालू हो जाए। तीसा रिया को एहसास दिलाती है कि उसने प्रशांत से बात न करके गलती की है। वह रिया की ओर देखते हुए कहती है, हाँ वह फौजी है तो कहीं गांव में रहने के कारण भी ऐसा हो सकता है, और फिर फौजियों का क्या है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन दीदी जब आप उसे इतना नजदीक से जानती थी तब तो उसकी दर्द समझी नहीं, अब आप क्यों सोच रही हैं उसके विषय में? आपको पहले ही बात को समझना चाहिए था। रिया दुखी मन से कहती है, हाँ तू ठीक कहती है तीसा, भला अब मैं क्यों सोच रही हूँ उसके बारे में, कहकर रसोई घर में खाना बनाने चली जाती है। तीसा और नम्रता भी रिया के पास पहुंच जाती हैं और उसे समझाने की कोशिश करती हैं कि एक न एक दिन प्रशांत से उसकी बात हो जाएगी, वो फिक्र न करे। रिया के करीब जाकर नम्रता मुस्कुराती हुई बोलती है, दीदी मन की ऐसी दशा कब होती है मालूम है आपको? जब किसी से प्यार हो जाता है, और मेरे ख्याल से आपको भी प्रशांत से प्यार हो गया है। पर दीदी आप इतना चिंता न करें, कभी तो कॉल लग ही जाएगा। आप कोशिश करना मत छोड़ना, और हाँ ये रसोई का काम मैं कर लेती हूँ, जाइए आप अभी आराम कीजिए। आपकी मनोदशा ठीक नहीं है, आपका मन प्रशांत को ढूंढ रहा है, हो सके तो एक बार फिर कॉल करके देखिए। नम्रता की ऐसी बातें सुनकर रिया को भी हंसी आ जाती है और तीनों बहनें जोर से हंस पड़ती हैं। हंसते हंसते रिया नम्रता की ओर देखते हुए कहती है, तुझे बहुत जानकारी है प्यार के विषय में। तीसा झट से कहती है कि क्यों न हो इसे प्रेम मोहब्बत की जानकारी, इसने भी तो प्यार किया था अमन से। तीसा की बात सुनकर नम्रता कहती है, हाँ मैंने भी किया था प्यार अमन से, कहकर वहां से चली जाती है। नम्रता कहती है कि हाँ मैंने भी किया था अमन से प्यार। ऐसा कहकर वह वहाँ से चली जाती है। उसी दिन 1 बजे बिस्तर पर लेटे लेटे नम्रता अमन को याद करती है कि अमन ने कितना झूठ बोलकर मुझे प्यार के जाल में फंसाया था और मैं फंसी चली गई थी। वो जब भी बुलाता था मैं कोई ना कोई बहाना बनाकर घर से निकल जाती थी, कभी दुकान के बहाने तो कभी टहलने के बहाने तो कभी मॉर्निंग के बहाने। एक दिन जब घर में कोई नहीं था तब मैं उसके साथ चौपाटी चली गई और मैं वह अमन के साथ आइसक्रीम खाने लगी थी। तभी एक लड़का वहीं मेरे पास खड़ा होकर आइसक्रीम खरीदने का इंतजार कर रहा था, पर उस लड़के का नज़र मेरे तरफ ही था। वह मुझे बड़े देर से देख रहा था। कुछ क्षण बाद अमन का नज़र उस लड़के पर गई जो मुझे देख रहा था। अमन उस लड़के के पास जाकर उससे मेरे लिए झगड़ा कर बैठा था। मुझे याद है उन दोनों के बीच जाकर
झगड़े को शांत मैंने ही कराया था। उस दिन को याद करके मैंने सोच लिया था कि मेरे लिए इससे अच्छा लड़का और कोई हो ही नहीं सकता। मैं इसी लड़के से शादी करूंगी क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे लिए वह लड़का फिट है। जो लड़का लड़की का इतना इज्जत करता है वह लड़का कितना दिलदार हो सकता है। जो लड़का एक लड़की का सम्मान करता हो उसके मन में किसी के लिए भी इज्जत प्रेम दया होगा। यह सोचकर मैंने उससे शादी कर लिया था। पर शादी के बाद पता चला कि वह सब झूठ और दिखावा था। शादी के बाद तो सब उल्टा ही हुआ। जिसे मैं इतना अच्छा लड़का समझती थी वह ठीक उसका उल्टा निकला। वह किसी का भला क्या करेगा, किसी के लिए अच्छा सोच भी नहीं सकता। वह एक घटिया और कठोर लड़का है। वह किसी का भला नहीं कर सकता। वह शादी से पहले मुझे पटाने के लिए अच्छा बनने का दिखावा कर रहा था। वह इतना घटिया हो सकता है यह मुझे मालूम नहीं था, वरना मैं उससे कभी भी रिश्ता नहीं जोड़ती। मैं उससे बहुत नफरत करती हूँ। जो आदमी एक छोटा सा बच्चा को पानी में डूबता देख उसे बचाने की कोशिश भी नहीं किया, वह इंसान दिल का कितना बुरा हो सकता है। ऐसे इंसान को मैं पसंद नहीं करती। यह सोचते सोचते नम्रता के आंखों में आंसू आ जाता है। आंखों का आंसू पोंछते हुए नम्रता अपने रूम से बाहर आती है और आते ही तीसा नम्रता से कहती है, चलो जल्दी से घर का सारा काम निपटा कर फिर आज सब चौपाटी चलते हैं। नम्रता कहती है, किस खुशी में? तीसा ने कहा, रिया दीदी का आज मूड अच्छा है, इस खुशी में। नम्रता कहती है, हाँ यह बात तो सही है, पर दीदी से पूछा है तुमने? तीसा कहती है, नहीं पूछा। चलो अभी पूछते हैं। कहते हुए तीसा और नम्रता दोनों रिया के रूम में उसके पास जाकर रिया से पूछती हैं, रिया दीदी हम सब आज चौपाटी जाएंगे, चलोगी ना? रिया तीसा को तिरछी नजर से देखकर चुपचाप बिस्तर ठीक करने लगती है। तीसा रिया के और करीब जाकर फिर से पूछा, दीदी चौपाटी? तीसा की बात को काटते हुए रिया थोड़ा मुंह बनाते हुए कहती है, अभी जाना है क्या? तीसा ने कहा, नहीं शाम को 5 बजे। रिया आंख फाड़ते हुए, और अभी दोपहर को 1 बज रहा है। चलो पहले खाना खाते हैं, फिर घर की सफाई करते हैं, फिर चौपाटी ही क्यों, पार्क भी जाएंगे। मयंक भी कई दिनों से घूमने जाने को कह रहा था। यह सुनकर नम्रता और तीसा बहुत खुश हो जाती हैं और इधर उधर कमर मटका कर नाचने लगती हैं। उन्हें नाचते देखकर रिया के आंखों में खुशी की आंसू बहने लगता है। वह सोचती है कि इन्हें खुश रखने के लिए मुझे जो भी करना पड़े मैं वो करूंगी। नाचते नाचते तीसा रिया को भी नाचने के लिए कहती है। फिर रिया भी बहनों के दिल रखने के लिए नाचती है। नम्रता कहती है, आज बहुत दिनों बाद हमें दिल से खुशी है दीदी, और हम ऐसे ही खुश रहें यही चाहेंगे। उसी दिन शाम को 4 बजे तीनों बहनें अच्छे से तैयार होती हैं, अच्छी साड़ी पहनते हैं। मयंक को भी तीसा अच्छे से तैयार करती है और चारों घर से बाहर एंजॉय करने निकल जाते हैं। चारों पहले पार्क में खूब मस्ती करते हैं। वहाँ मयंक झूला झूलने की जिद करता है। तीसा मयंक को झूला झूलाने के लिए झूले के पास जाती है और मयंक को झूले पर बैठा कर तीसा धीरे धीरे झूलाने लगती है। तभी एक हैंडसम आदमी एक छोटा सा बच्चे को लेकर वहां तीसा के पास जाकर खड़ा हो जाता है और तीसा की ओर देखकर कहता है, हर बच्चों को झूला झूलना ही क्यों अच्छा लगता है? तीसा उसके बातों का उत्तर दिए बिना मयंक को झूला से उतरने को कहती है। मयंक झूला से नहीं उतरता है। हैंडसम आदमी तीसा की ओर देखते हुए कहता है, अरे बच्चे को मन भर झूलने दीजिए, क्यों उतार रही हैं उसे? तीसा कहती है, सभी को मौका मिलना चाहिए, इसने झूल लिया है, अब आप अपने बच्चे को झूले पर बिठा दीजिए। कहकर तीसा मयंक को झूले से उतारकर गोद में ले लेती है। अरे मैं इसे कोई दूसरे झूले पर झूला लेता, क्यों उतार दिया इसे? बच्चा रो रहा है। जब दूसरे झूले पे जाना ही था तो आप अपने बच्चे को लेकर खड़े क्यों हैं? बच्चे को तो झूला का लालच लगेगा ही। हैंडसम आदमी कहता है, मैं तो आपको देखने के लिए यहाँ रुक गया था। तीसा घूर कर उसे देखते हुए कहती है, क्या? हैंडसम आदमी, जी हाँ, आपने जो सुना मैंने वही कहा, लेकिन एक गलत है। किसी शादीशुदा लेडीज
से इस तरह की बातें करना, ऐसा नहीं कहना चाहिए आपको। तीसा थोड़ा घमंड दिखाती हुई बोली। हैंडसम आदमी कहता है, सुंदर को सुंदर कहने में क्या गलत है? हाँ बताओ, इसमें गलत क्या है? सुंदर लड़की को शादी के बाद बदसूरत कहना चाहिए क्या? अच्छे को अच्छा नहीं तो क्या बुरा कहना चाहिए बस इसलिए क्योंकि वो शादीशुदा है? बात करते करते पीछे से एक लेडी जल्दी जल्दी आकर उस हैंडसम आदमी से कहती है, बच्चू तुम्हें परेशान तो नहीं किया भैया? कहकर उसके साथ आए बच्चे को गोद में उठाकर वहां से चली जाती है। हैंडसम आदमी तीसा से ये कहते हुए वहां से जाने लगता है कि मैं कोर्ट में बाबू हूँ, अगर कभी भी कोई काम हो तो बताइएगा, अगर बुरा न माने तो मैं मेरा नंबर दे दूँ आपको। तीसा कहती है, जी नहीं, मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं कोर्ट में ही आ जाऊंगी। ठीक है, मेरा नाम साहिल है, मैं अनमैरिड हूँ। कहकर वह वहाँ से चला जाता है। इधर रिया और नम्रता तीशा और मयंक को ढूंढते ढूंढते उसके पास पहुँच जाती हैं और चारों पार्क से निकलकर चौपाटी पहुँचती हैं और वहाँ जाकर अपनी अपनी इच्छा अनुसार चीज़ें खाकर घर चली आती हैं। चौपाटी से घर घर आने में ज़्यादा रात हो जाता है, इसलिए घर में आते ही मयंक को नींद आती है और वह सो जाता है और तीनों बहनें सोफे पर बैठकर थोड़ी देर आपस में गुफ्तगू करके वह भी सो जाती हैं। सुबह 8 बजे रोज की तरह रिया सुबह उठकर सबसे पहले दरवाज़ा खोलती है, फिर नल से पानी भरती है, फिर घर के दूसरे काम में लग जाती है। तीसा रसोई में जाकर चाय बनाकर ले आती है और रिया को आवाज़ लगाती है, रिया दीदी चाय बन गई है। रिया आती है और सोफे पर बैठकर दोनों अपने अपने चाय की कप उठाकर दोनों बहनें चाय पीते हैं। चाय की चुस्की लेते हुए तीसा कहती है, कल बहुत मज़ा आया था दीदी, कल हम सब खूब मस्ती किए। रिया बिना कुछ बोले अपना सिर ऊपर नीचे करके इशारे में हाँ कहा। आज सोमवार का दिन है, इसलिए नम्रता आज के दिन व्रत रखती है और शिव जी का मंदिर भी जाती है, इसलिए तीसा से नम्रता ने कहा, चलो दीदी आज भी थोड़ा घूमना फिरना हो जाएगा, मेरे साथ मंदिर चलो। रिया कहती है, हाँ इसमें घूमने फिरने वाली बात क्या है, मंदिर तो जाना ही चाहिए, चलो सब चलते हैं शिव मंदिर। पर दीदी हम तो चाय पी चुके हैं, तो पूजा कैसे करेंगे? तीसा ने रिया की ओर देखते हुए कहा। रिया कहती है, हम व्रत थोड़ी कर रहे हैं, हम तो बस दर्शन करने जाएंगे। कहकर चारों नहा कर मंदिर चले जाते हैं। मंदिर से आने के बाद तीशा नाश्ता बनाकर सबको खिलाती है और फिर रोज की तरह कपड़ा सिलाई करने के लिए बैठ जाती है। रिया और नम्रता भी उसी रूम में तीशा के पास बैठकर और वह भी अपने काम में लग जाती है। रिया कुर्ती कटिंग करते करते कहती है, आज कपड़े भी ज़्यादा नहीं हैं। नम्रता ब्लाउज में हुक लगाते हुए बोली, हाँ दीदी सिलाई के लिए कपड़े नहीं आ रहा, मुझे तो चिंता हो रही है, उसी के भरोसे तो अभी तक हमारा घर चल रहा है, अगर ऐसा ही रहा तो कैसे घर चलेगा? तीसा मशीन के टेबल पर बैठे हुए कहती है, इस कपड़े के भरोसे कितना दिन तक रहेंगे हम, हमें कोई और काम के बारे में सोचना हो चाहिए। इतने में दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आती है और तीसा हड़बड़ाते हुए दरवाज़ा खोलने जाती है। दरवाज़ा खोलते ही दरवाज़ा के सामने खड़ा आदमी को देखकर तीसा हक्का बक्का रह जाती है। उसी दिन समय 11 बजे दरवाज़ा खोलते ही शरद को सामने देखकर तीसा आग बबूला हो जाती है और वह गुस्से में आकर शरद को डांट कर कहती है, तुम यहाँ फिर से आ गए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की, तुम सोच कैसे लिए यहाँ आने की? शरद तीसा को धकेलता हुआ अंदर घुस जाता है और कहता है, मैं इतने दिनों बाद आया हूँ, फिर भी तू मुझे अंदर बुलाने के बजाय मुझे डांट रही है, शर्म नाम की चीज है कि नहीं तुझमें? शरद का आवाज सुनकर नम्रता और रिया भी वहां आ जाते हैं और शरद को देखकर हैरान रह जाते हैं। शरद सामने में टेबल रखा देख उस पर बैठ जाता है और कहता है, रिया दीदी क्या हुआ, मुझे देखकर सबको शॉर्ट क्यों लग गया? रिया कहती है, क्यों लगेगा शॉर्ट तुम्हें देख, मुझे तुम्हें कभी देखा नहीं क्या मैंने? ऐसी बात नहीं है, वो इसलिए कि आप लोग अकेला रहते थे
मनमानी करते होंगे, अब वो मनमानी करते नहीं बनेगा। इसलिए यहाँ आना तुम्हारे लिए कौन सी बड़ी बात है, और तुम होते कौन हो हमसे ऐसी बातें करने वाले? हाँ, वो तो है। अच्छा ये बताओ, क्या हुआ दीदी, घर का क्या कर रहे हैं? रिया, घर तो नहीं बटने वाला है, चाहे तुम लाख कोशिश कर लो। शरद कहता है, बांटने कौन बोल रहा है, बेच दीजिए ना, कि आपका नियत ही है सब हड़पने का। गुस्से से तिल मिलाती तीसा शरद के और सामने जाकर उसे उंगली दिखाते हुए कहती है, तुम कौन होते हो मेरा घर बेचने वाले? अभी के अभी निकलो यहाँ से, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। मैं कुछ भी कर सकती हूँ तुम्हारे साथ। शरद और आराम से बैठते हुए कहता है, मैं जाने के लिए नहीं आया हूँ, मैं भी यहीं रहूंगा। अरे, जब मेरी पत्नी यहाँ रह रही है तो मैं कहाँ जाऊं? देखता हूँ तुम लोग कैसे निकालते हो मुझे। ईसा कहती है, किस हक से तुम यहाँ रहोगे? जहाँ मेरी बीवी रहेगी वहाँ मेरा हक बनता है रहने का। मेरा ससुराल है, मैं यहाँ रह सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे साथ रहो। जितना दिमाग इधर उधर की घटिया हरकतों में लगाते हो ना, उतना समय अगर कमाने में लगाते तो शायद तुम्हारी जीवन में सुधार आता। मैं तुम्हें अपना पति नहीं मानती, छोड़ दिया है मैंने तुम्हें। तुम जाओ यहाँ से, अभी जाओ। शरद तीसा पे चिल्लाता है, क्यों जाऊं? तुझे अकेली रहने में मजा आता है इसलिए? यहाँ तो कोई मर्द है नहीं, सब के सब बिना मर्द वाली हो। तुम लोगों को तो आवारा गर्दी चाहिए, पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं यहीं रहूंगा। तीसा भी ऊंची आवाज निकालकर बोली, तेरे जैसा मर्द से तो अच्छा है बिना मर्द का रहें, और रही बात तेरे यहाँ रहने की, तो मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। शरद ने कहा, तो क्या करोगी, थाना पुलिस करोगी? तीसा गुस्से में कांपती हुई बोली, उससे तेरा क्या होने वाला है? तू तो रोज थाना पुलिस देखता है, तुझे मैं धक्के मार कर भगाऊंगी। शरद टेबल से उठकर खड़ा हो जाता है और तीसा का हाथ जोर से पकड़ कर कहता है, देख के दिखा धक्का, दिखा, अरे दिखा ना, साली कहीं की, मुझे धक्का देने की बात कर रही है, तुझे ही मार डालूंगा मैं। शरद अब बदतमीजी पर उतर आया था। उसकी ऐसी हरकत से पूरे परिवार डर गया था। तीसा को डर था कि शरद कहीं नम्रता दीदी को कोई नुकसान न पहुंचाए, इसलिए शरद को उसी हाल में छोड़ सब एक दूसरे को इशारा कर उसके पास से हट जाते हैं। थोड़ी देर में शरद तीसा के रूम में जाकर उसके बिस्तर पर लेट जाता है। शाम को 4 बज चुका था, पर शरद वहां से जाने का नाम नहीं ले रहा था। उसकी ऐसी बदतमीजी तीसा को एकदम नहीं भा रही थी, इसलिए वह किसी को बताए बिना घर से बाहर चली जाती है। शाम को 6 बजने को आया, तीसा घर पर नहीं आई, इससे सब घबराए हुए थे। अब शरद और रिया में बहस छिड़ गई। शरद का कहना था कि तुमने तीसा को भगा दिया है, वहीं रिया का कहना था कि तुम्हारी बदतमीजी के कारण तीसा घर छोड़कर न जाने कहाँ चली गई। रिया शरद से कहती है, तुम तीसा को ढूंढ कर लाओ, वरना पुलिस कंप्लेन करूंगी, तुम्हारा बदतमीजी उसे बताऊंगी। शरद कहता है कि तुम मेरी बीवी को भगाकर नाटक कर रही हो, तुम ही ढूंढ कर लाओ, नहीं तो मैं कंप्लेन करूंगा तुम्हारे खिलाफ। तुम क्यों रखी थी अपनी बहन को यहाँ? रिया कहती है, तुम्हें इतनी हिम्मत ही नहीं कि एक बीवी का भी पेट पाल सको। अगर इतने अच्छे होते तो तुम्हारी बीवी तुम्हारे साथ क्यों नहीं जाती है? चलो अभी चलो, करो मेरे खिलाफ शिकायत दर्ज, अभी की अभी। कहते हुए रिया नम्रता को और मयंक को साथ लेकर घर से निकल जाती है। थोड़ी देर तक रुककर शरद भी वहां से चला जाता है। रिया और नम्रता दिल से बहुत डरे हुए थे, पर वो शिकायत के डर से पुलिस कंप्लेन नहीं करना चाहते थे। तीनों एक घंटा बाहर पड़ोस में समय बिताते हैं, फिर थोड़ी देर में घर वापस आ जाते हैं। घर में शरद को न देखकर उन्हें खुशी होती है, लेकिन तीसा का चिंता अभी लगा हुआ था। ये न जाने तीसा कहाँ गई होगी, पुलिस के पास हमारा जाना अच्छा होगा या नहीं। तब से रिया का मोबाइल की घंटी बजती है। रिया मोबाइल उठाकर देखती है, स्नेहा का कॉल आ रहा था। रिया स्नेहा का कॉल रिसीव करती है। हेलो, उधर से स्नेहा कहती है, कैसी हो रिया? रिया कहती है, ठीक नहीं हूँ स्नेहा, शरद से झगड़ा करके तीसा जाने कहाँ चली गई है। स्नेहा कहती है, अभी कहाँ है शरद? चला गया, अभी तो यहाँ नहीं ना है। स्नेहा कहती है,
चिंता मत कर, तीशा मेरे पास है, शरद को नहीं बताना। रिया यह सुनकर खुश हो जाती है और कहती है, ओह मैं तो घबरा गई थी। ठीक है, उसे कुछ दिन वहीं रहने दे, नहीं तो वो फिर से नाटक करेगा। स्नेहा कहती है, हाँ ठीक है, अभी रखती हूँ, बाद में बात करते हैं। तुम लोग तीशा को घर में नहीं देखकर सब घबरा रहे होगे, इसलिए मैंने तुझे बताना जरूरी समझा। कहकर फोन काट देती है। तीशा स्नेहा से अपनी पूरी कहानी बताती है और उससे मदद मांगती है। स्नेहा तीशा से कहती है, क्या तू सच में उसके साथ नहीं रहना चाहती है? सच में मैं नहीं रहना चाहती हूँ उसके साथ। तो इस समस्या का समाधान है तलाक। वही तो मैं चाहती हूँ आपसे, और जब तक मैं तलाक नहीं ले लूँ तब तक घर नहीं जाऊंगी, नहीं तो शरद घर आकर सबको परेशान करता रहेगा। स्नेहा कहती है, ठीक है, हम कचहरी में जाकर सब जानकारी ले लेते हैं, फिर जो करना है करते हैं। अगले दिन सुबह 11 बजे स्नेहा और तीशा दोनों कचहरी में जाते हैं और एक लेडी वकील सिन्हा से पूछताछ करते रहते हैं कि वहाँ साहिल से मुलाकात हो जाता है। वह भी एक जेंट्स वकील से बात कर रहा था। साहिल तीशा को देखकर मुस्कुराते हुए कहता है, मैडम जी नमस्ते, पहचाना मुझे? हमारी मुलाकात पार्क में हुई थी। तीशा कहती है, हाँ पहचान लिया। साहिल कहता है, कहिए कैसे आना हुआ यहाँ? तीशा बोली, बस यूं ही, थोड़ा वकील मैडम से काम था। अच्छा जी, कहकर साहिल वहां से चला जाता है। लेडी वकील सिन्हा से स्नेहा की कुछ बातें हुई और उसने फिर से कल आने को कहा। दूसरे दिन स्नेहा को ड्यूटी जाना था, इसलिए तीशा को कचहरी अकेली ही आना पड़ता है। कचहरी में जाकर तीशा सिन्हा मैडम का इंतजार उसके टेबल पर बैठकर करती है। इंतजार करते करते आधा घंटा बीत चुका था, मैडम अभी तक नहीं आई, इसलिए तीशा उठकर इधर उधर घूमकर मैडम को ढूंढने की कोशिश करने लगती है। मैडम कहीं नजर नहीं आ रही थी, उसका फोन लग नहीं रहा था, पर कचहरी के कुछ लोग कचहरी से निकलकर बाहर जा रहे थे। जाने वाले में से साहिल भी था। जाते हुए साहिल तीशा को पीछे मुड़कर देखता है और फिर तीशा के पास आकर कहता है, आज कचहरी में कोई काम नहीं होगा मैडम जी, यहाँ का एक बाबू का देहांत हुआ है, इसलिए आज आप अकेली आई हैं? तीशा कहती है, हाँ मैं अकेली आई हूँ। साहिल कहता है, क्या काम था बताइए, मेरे लायक कोई काम सेवा हो तो। तीशा कहती है, आपसे नहीं, मुझे वकील से काम है। हाँ तो मैं अच्छा वकील भी बता दूंगा, पहले बताओ तो सही। तीशा उसे शरद के बारे में सब कुछ बता देती है। साहिल तीशा से साफ शब्दों में पूछा, क्या आपको मैं पसंद हूँ? तीशा कहती है, यह कैसा सवाल है? साहिल कहता है, मैं तुम्हारा तलाक करवा देता हूँ, फिर सोचना मेरे बारे में। मैं तो आपको पहले दिन में ही पसंद कर लिया था। कुछ ही दिनों में तीशा का तलाक हो जाता है और तीशा साहिल से शादी करने के लिए हाँ कह देती है, पर शादी से पहले ही साहिल का एक्सीडेंट में मौत हो जाता है। 8 महीने बाद साहिल से तीशा का दिल लग गया था। साहिल के मरने के बाद तीशा खोई खोई से रहने लगी थी। तीशा साहिल को भुला नहीं पा रही थी। वह फिर से अपने घर अपने दोनों बहनों के साथ रहने लगी थी। आज सुबह 10 बजे जब रिया मयंक को स्कूल ड्रेस पहनाकर उसी स्कूल वैन में छोड़ने बाहर निकल रही थी, तभी तीशा ने रिया से कहा, रुको दीदी, मैं भी आपके साथ चल रही हूँ। मयंक को छोड़ते हुए हम दोनों उधर से सब्जी लेने चले जाएंगे। रिया कहती है, अच्छा ठीक है, चलो चलते हैं। तीशा तीशा एक हाथ से एक थैला लेकर रिया के पीछे पीछे बाहर निकल जाती है और मयंक को वैन में बिठाकर दोनों बहनें सब्जी के लिए सब्जी मंडी चली जाती हैं और वहां सब्जी की दुकान में खड़ी होकर कुछ सब्जियां खरीद रही थी कि अचानक तीशा की नज़र शरद पर पड़ती है। शरद एक कपड़े के दुकान के सामने बाइक के सहारे खड़ा होकर एक लड़की के साथ हंस हंस कर बातें कर रहा था। वह लड़की भी लाल साड़ी, होठों पर लिपस्टिक, कंधे पे छोटा सा बैग लटकाए शरद के साथ ऐसे बात कर रही थी जैसे कोई अपने पति से बात कर रही हो। उस लड़की से बात करते करते शरद की नज़र भी तीशा पर पड़ जाता है और तीशा को देखते ही वह उसके पास आकर कहता है, तुम्हें मैं तलाक दे दिया, इतना आसानी से, क्यों मालूम है तुम्हें? शरद उस लड़की की ओर इशारा करते हुए कहा, क्योंकि मैं पहले से ही इस लड़की को चाहता था, इसे ही अपना बनाना चाहता था। साहिल ने मेरा काम और आसान कर दिया। वैसे तुम कब कर रही हो अपनी दूसरी शादी? तीशा शरद की बातों का कोई उत्तर नहीं देते हुए आगे बढ़ जाती है और दोनों बहन घर आ जाती हैं। घर आकर शरद के विषय में बात करते हैं। रिया कहती है, शरद को तो देखो तीशा, वे किसी लड़की को पहले से पसंद करके रखा था, इसका मतलब वह भी तुम्हें छोड़ने ही वाला था। बहुत खतरनाक इंसान है ये शरद।
तीसा कहती है, छोड़ो ना दीदी, अब वो मेरा कोई नहीं लगता और मुझे अब कोई डर नहीं है उससे। उसकी आदत है धोखा करना। तुम्हें क्या लगता है वह लड़की को बड़ी प्यार से रखने वाला है? नहीं, उसे भी वह धोखा देगा। उस लड़की की भी किस्मत फूटी है जो उसकी झूठी प्यार के जाल में फंस गई है। रिया कहती है, हाँ तुम ठीक कह रही हो। छोड़ो उस ना समझ आदमी की बात को। मुझे तो शक लगता है कि कहीं साहिल को बात को अधूरा छोड़कर रिया सब्जी काटने बैठ जाती है। शाम को 7 बजे तीनों बहनें टीवी रूम में सोफे पर बैठकर टीवी पे समाचार देख रही थी। तभी वहां मयंक आता है और अपना फेवरेट सीरियल कार्टून देखने की जिद करने लगता है। उसकी जिद देखकर तीशा कहती है, बेटा ले, तेरा ही जिद रहेगा, तेरी ही जिद पूरी किए देते हैं, क्योंकि अब तेरे ही सहारे हमें रहना है। यह कहकर तीसा इमोशनल हो जाती है और उसे देखकर सब इमोशनल हो जाते हैं। तभी नम्रता बोली, मयंक भी हमारा साथ देगा कि नहीं, इस बात को कौन जानता है। नम्रता मयंक के पास जाकर उससे पूछती है, क्यों मयंक, जब हम बूढ़े हो जाएंगे तब तुम हमें भोजन दो खाने को। यह बात सुनकर मयंक तोतले भाषा में बोला, मैं सबको भोजन दूंगा, माँ को भी, तीसा आंटी को भी और नम्रता आंटी को भी। मैं बहुत सा पैसा कमाऊंगा, आप सब चिंता मत करो। मयंक की बात सुनकर तीनों बहनें मुस्कुरा देती हैं और तीनों बहनें वहां से रसोई की ओर चली जाती हैं और खाना बनाने लगती हैं। रिया रोटी के लिए आटा तैयार करने लगती है, नम्रता भिंडी काटती है और तीसा हरी मिर्च काटते काटते सबको सुनाते हुए कहा कि मयंक भी हमारे बारे में सोचता है, उसे अभी से ही हमारी चिंता होती है। भगवान उसे इतना नाम और शोहरत दे कि हमें गर्व हो उस पर। नम्रता, हाँ वो तो बात है, पर बच्चा बच्चा होता है। वो बोला, जरूरी नहीं कि वह बात सही भी हो। रिया कहती है, अरे भाई अभी बहुत देर है उसे बड़ा होने में, छोड़ो उसकी बातों पर बहस करना। रोटी थाली में रखते हुए रिया ने कहा, इस थाली में सब्जी रखो और पहले मयंक को देकर आओ, फिर सबके लिए खाना निकालो और सब साथ में खाना खाते हैं। कहकर रिया रसोई से निकल जाती है। नम्रता सभी के लिए खाने की थाली लेकर आती है और तीनों बहनें और मयंक साथ बैठकर भोजन करते हैं। तीसा खाना खाते खाते साहिल के ख्यालों में खो जाती है। रिया उसके चेहरे के सामने अपना हाथ हिलाकर कहती है, क्या हुआ, कहाँ खो गई है तू? तीसा घबरा कर कहती है, कहीं तो नहीं, बस यूं ही। रिया कहती है, साहिल याद आ रहा था ना तुझे? तीसा ने रोटी तोड़ते हुए कहा, असल में हाँ दीदी, मैं उसे ही याद कर रही थी। वह एक अच्छा लड़का था। वो मुझसे शादी करने का ख्वाब देखा था, पर जाने किसकी नज़र लगी कि उसकी एक्सीडेंट हो गई। पानी का गिलास को अपने हाथ में उठाते हुए रिया ने तीसा से कहा, अच्छे लोगों का बुलावा भी जल्दी ही आता है। तीसा और रिया की बात सुनकर नम्रता बोली, सब नसीब नसीब की बात होती है दीदी। रिया कहती है, हाँ तूने ठीक ही कहा नम्रता, पर अगर बुरा न मानो तो एक बात कहूँ तुम लोग से। नम्रता बड़ी मन से कहती है, हाँ बोलो ना दीदी, क्या बात है? रिया कहती है, पड़ोस की जो वृंदा ताई है ना, वो कह रही थी कि उसकी भाभी का भाई अच्छा पढ़ा लिखा और कुंवारा है, उसके लिए उन्हें अच्छी लड़की की तलाश थी, तो उनका कहना था कि तुम्हारी बहनें उसके लिए ठीक होती, अगर तुम चाहो तो। नम्रता कहती है, मुझे तो शादी नाम से नफरत हो गई है, इससे अच्छा है हम खुद मेहनत करके ज़िंदगी गुजारें। तीसा का भी यही कहना था। अब हम शादी के विषय में नहीं सोच सकते। रिया ने कहा, देखो तीसा, अगर अच्छा लड़का मिलता है तो शादी करने में क्या बुराई है? तीसा अपनी जगह से उठते हुए, कोई बुराई नहीं है दीदी, पर जब हमारे किस्मत में रहेगा अच्छा लड़का तब ना। रिया कहती है, तुम बोलो तो सही, सच में उस लड़के की तारीफ सुना है मैंने। तीसा कहती है, रहने दो दीदी, हमें नहीं करनी शादी। साहिल भी तो अच्छा लड़का था, अगर मिलना होता तो वही मिल जाता मुझे। रिया ने कहा, वह तेरे किस्मत में नहीं था तो नहीं मिला, उसे याद करना छोड़। बस बस बहस करना छोड़ो, अब ज़्यादा रात हो गई है, चलो अब सोते हैं, कल बात कर लेना, फिलहाल किसी का मूड नहीं है शादी करने का, नम्रता ने हंसते हुए कहा। रिया भी अपनी जगह से उठते हुए बोली कि ठीक है, रहने दो, अब तुम लोगों को मैं कैसे समझाऊं। नम्रता कहती है, वो तो ठीक है दीदी कि आप हमारे बारे में सोचती हैं, पर कभी आप अपने बारे में सोचा है? जो बात आप हमारे लिए सोचती हैं वह बात अपने लिए भी सोचा करो।
क्या आपको जीवन साथी की ज़रूरत नहीं है? तीसा इमोशनल होकर रिया के नज़दीक जाते हुए कहती है, हाँ दीदी, नम्रता ठीक कहती है। कभी आपने सोचा है कि आपको भी एक जीवन साथी की ज़रूरत है? देखो दीदी, साथी की ज़रूरत तो हम तीनों को है, पर ऐसा नहीं हो पा रहा है, तो हमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत भी नहीं है। हम जी लेंगे, सब मिलकर साथ रहेंगे। हमें मालूम है दीदी कि आपको हमारी फ़िक्र है, पर फ़िक्र मत करो, आगे जैसा होगा देखा जाएगा। रिया लंबी सांस लेते हुए धीरे-धीरे पानी पीते हुए कहती है, ठीक है, भगवान जो भी करेगा ठीक ही करेगा। अब हमारी ज़िंदगी ऊपर वाले के हाथ में है। वहाँ से जाते हुए नम्रता मजाकिया मूड में बोली, रिया दीदी, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको हमारे साथ रहना अच्छा नहीं लग रहा है? यदि ऐसी कोई बात है तो बता देना। रिया ने गुस्सा दिखाते हुए कहा, आइंदा ऐसी बात मत करना तू। ऐसा सोच भी कैसे ली कि मैं तुम लोगों के साथ रहना नहीं चाहती? ऐसा नहीं हो सकता कि मैं ऐसी बातें सोच भी सकती हूँ। तेरे मन में ऐसा ख्याल आया कहाँ से? नम्रता और तीसा दोनों एक साथ बोले, नहीं दीदी, हम ऐसा कभी नहीं सोचते आपको। हम जानते हैं कि आप हमारे लिए कभी भी कोई गलत बात नहीं सोच सकते हैं, ना गलत कर सकते हैं। हमने तो बस मजाक किया था आपसे। यदि आपको इस बात से दुख लगा है तो इसके लिए सॉरी। दोनों की बातें सुनकर रिया की आंखों में आंसू आ जाता है और वो चुपचाप वहां से अपने बेडरूम में चली जाती है। उसके पीछे नम्रता और तीसा भी अपने अपने बेडरूम में चले जाते हैं।